लॉस एंजलिस में रहने वाला स्टैन मिटन एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है। वो बहुत अमीर है और अपनी खूबसूरत पत्नी मिंडी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। स्टैन प्रॉपर्टीज बेचने का अपना एक अलग तरीका अपनाता है, लेकिन उसमें धोखाधड़ी छुपी होती है। वो धीरे धीरे क्लाइंट से छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसे ठगता है। वक्त के साथ ये फ्रॉड्स बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन उसे फर्स्ट डिग्री फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में दोषी साबित होने के बाद उसे बताया जाता है कि उसे कम से कम 3 इयर्स की सजा होगी। घबराकर स्टैन अपने लॉयर से जज को ब्राइब करने को कहता है। लॉयर कोशिश करता है, लेकिन जो बेस्ट डील मिलती है वो बस 6 मंथ डिले की होती है। यानी स्टैन को जेल जाने से पहले आधा साल और मिल जाता है। ताकि ये सब वैध लगे, वो एक फर्जी चैरिटी इवेंट का नाटक करते हैं, मगर गिल्टी वर्डिक्ट फिर भी बरकरार रहता है। ट्रायल के बाद लॉयर स्टैन को सलाह देता है कि वो ब्राजील भाग जाए और फिर कभी वापस ना आए, लेकिन उसके सारे एसेट्स फ्रीज हो चुके होते हैं, इसलिए वो देश छोड़ने की हालत में नहीं होता। मजबूरी में उसे जेल जाने का इंतजार करना पड़ता है और डर, पछतावा उसके दिल दिमाग पर छा जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो और बेचैन हो जाता है, हर पल को जीने की कोशिश करता है। एक शाम जब वो मिंडी के साथ डेट पर होता है, मिंडी सुझाव देती है कि क्यों ना वे एक बच्चा कर लें, ताकि जब वो जेल में हो उसे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन स्टैन इस आइडिया को खारिज कर देता है। उसे डर है कि अगर जेल में उसके साथ कुछ हो गया तो बच्चे को अडॉप्शन में देना पड़ सकता है। उसका जवाब सुनकर मिंडी नाराज होकर वहां से चली जाती है और स्टैन गिल्ट में डूब जाता है। उदास होकर स्टैन कार लेकर निकल जाता है और एक बार में जा पहुंचता है। वहां शराब पीते पीते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके शरीर पर प्रिजन टैटू होता है। स्टैन उसे $0,000 ऑफर करता है ताकि वो जेल में जिंदा रहने के कुछ टिप्स दे सके। वो आदमी एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। जेल में गार्ड्स को इनमेट की मौत या हिंसा की परवाह नहीं होती जब तक कोई भाग ना जाए। वो चेतावनी देता है कि स्टैन जैसा कोई बंदा वहां सेक्सुअल टारगेट बन सकता है। स्टैन ये सुनकर कांप उठता है। वो आदमी सलाह देता है कि स्टैन किसी एक प्रिजन गैंग से जुड़ जाए, नाजीज, रेसिस्ट ग्रुप्स या किसी जातीय समुदाय से, लेकिन स्टैन इनमें से किसी में फिट नहीं बैठता। अंत में वो एक भयानक सलाह देता है, शुरुआत में ही किसी को मार डालो ताकि कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत ना करे। अगली सुबह स्टैन हैंगओवर की हालत में उठता है। उसे एहसास होता है कि बार की बातचीत कोई सपना नहीं थी। मिंडी उसे याद दिलाती है कि जेल तो उसे जाना ही है, लेकिन उसे हिम्मत भी देती है, तुम हर मुश्किल से लड़ना जानते हो। ये बात सुनकर स्टैन मोटिवेट होता है और तय करता है कि अगले 6 मंथ्स में वो खुद को एक अल्फा मेल में बदल देगा। स्टैन एक सख्त रूटीन अपनाता है, रोजाना एक्सरसाइज करता है और अपने पीछे एक ऐसा टैटू बनवाता है जिससे प्रेडेटर्स उसे कम अट्रैक्टिव समझें। वो सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए एक कैराटे क्लास ज्वाइन करता है, लेकिन जल्दी ही वो बेसिक चीजों से ऊब जाता है और इंस्ट्रक्टर को चैलेंज कर बैठता है। इसके चलते उसकी एक स्टूडेंट से लड़ाई हो जाती है। डोजो में हंगामा होता है और स्टैन को वहां से निकाल दिया जाता है। स्टैन की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है जब उसकी मुलाकात एक अजीब और एक्सेंट्रिक ओल्ड मैन से होती है जिसे लोग द मास्टर कहते हैं। मास्टर उसे एक दीवार में पंच मारकर छेद कर देता है। स्टैन ये देखकर हैरान रह जाता है। स्टैन को लगता है कि ये उसका आखिरी मौका है। वो मास्टर को अपने घर बुला लेता है और उससे कहता है कि वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाए। मास्टर मिंडी की नाराजगी के बावजूद उनके घर आकर रहने लगता है और अपनी अनोखी ट्रेनिंग शुरू करता है। पहले ही दिन मास्टर सुबह 5 AM पर स्टैन को जानवर के लिवर के खून से जगा देता है। फिर मिंडी से कहता है कि वो स्टैन के लिए ऑक्स पैनक्रियास और हॉर्स टंग से स्मूथी बनाए, और यहीं से शुरू होती है एक अजीब, दर्दनाक और उबाऊ ट्रेनिंग। मास्टर कभी जलती हुई लकड़ियों से स्टैन को मारता है, कभी उसे उसकी त्वचा से लटकाता है और कभी उसे बिच्छू और सांप खाने को मजबूर करता है। मिंडी मास्टर की आदतों से तंग आ जाती है, खासकर उसकी स्मोकिंग और अजीब अजीब फरमाइशों से। आखिरकार वो स्टैन को एक अल्टीमेटम देती है, या तो मास्टर जाएगा या मैं। एक रात स्टैन एक नकली चोरी की घटना रचता है ताकि मिंडी को वो डर महसूस हो जो उसे जेल की सोच कर लगता है। लेकिन जब मिंडी को पता चलता है कि ये सब एक्ट था तो वो गुस्से में अपना सामान पैक करती है और कहती है कि अब वो और साथ नहीं रह सकती। वो स्टैन को छोड़कर चली जाती है। मास्टर इसके उलट बहुत खुश होता है। उसके हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस हट गए हैं और अब स्टैन की ट्रेनिंग और इंटेंस हो सकती है। अगले 5 मंथ्स तक स्टैन का ट्रेनिंग सेशन और भी कठिन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो मास्टर को चौंका देता है। अब वो कॉम्बैट में टिकने लगा है। फाइनल टेस्ट के तौर पर स्टैन फिर से उसी कराटे डोजो में जाता है जहां से उसे निकाला गया था। इस बार वो इंस्ट्रक्टर को आसानी से हरा देता है और अपनी स्किल्स साबित करता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। स्टैन अब कॉन्फिडेंट है और जेल का सामना करने को तैयार है। सेंटेंसिंग वाले दिन मास्टर और उसका लॉयर उसे कोर्ट तक छोड़ने आते हैं। मिंडी, जो अब भी कहीं ना कहीं उसकी परवाह करती है, दूर से अपनी कार में बैठकर उसे चुपचाप देखती है। सज्जा सुनने के बाद स्टैन को जेल ले जाया जाता है। रास्ते में ही एक कैदी उस पर बुरा इरादा रखता है, लेकिन स्टैन फौरन उसका सामना करता है और अपनी नई ताकत दिखाता है। प्रिजन पहुंचने पर इनमेट्स का स्वागत वार्डन गास करता है। वार्डन शांति से लेकिन सख्ती से कहता है, गार्ड से पंगा मत लो,
बाकी आपस में जो चाहे करो। जेल की सच्चाई स्टैन को तब महसूस होती है जब कैविटी चेक के दौरान सभी नए इनमेट्स को कपड़े उतारकर झुकने को कहा जाता है। जब स्टैन की बारी आती है तो गार्ड्स उसके बदले हुए पीछे को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो उसने जानबूझकर इतना भयानक बनवा लिया था ताकि कोई उसका शिकार न बना सके। कोर्ट की सजा के बाद स्टैन को उसकी सेल में भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके रूममेट लैरी से होती है। आते ही स्टैन अपनी डोमिनेंस दिखाता है और लैरी को कहता है कि नीचे वाला बंक उसका है। थोड़ी देर बाद लैरी उसे प्रिजन के डायनामिक्स समझाता है। वो बताता है कि यहाँ कई ग्रुप्स हैं, द ब्लैक गैंग, मैक्सिकन थग्स का एक क्रू, नाजीज का एक ग्रुप और कुछ रेसिस्ट लोग। इसके अलावा वो एक ऐसे साइंटिस्ट ग्रुप का जिक्र करता है जो बाकी इनमेट्स को अपने एंडलेस इंटेलेक्चुअल टॉक से इंटिमिडेट करते हैं। अंत में लैरी स्टैन को सबसे खतरनाक सेक्सुअल प्रेडेटर बिग रेमंड के बारे में चेतावनी देता है। जल्दी ही स्टैन अपनी आंखों से देखता है कि बिग रेमंड किस तरह एक नए इनमेट को डराता है। स्टैन एक स्टेटमेंट देना चाहता है। वो पूरे प्रिजन के सामने बिग रेमंड को चुनौती देता है। मास्टर से सीखे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो रेमंड को बड़ी आसानी से हरा देता है। उसकी जीत नाजी ग्रुप के लीडर पैटरसन का ध्यान खींचती है। पैटरसन उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन स्टैन सबको चौंकाते हुए पैटरसन की भी पिटाई कर देता है। थोड़ी देर बाद अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप स्टैन के पास आते हैं। उन्हें गुस्सा है कि उसने बिग रेमंड को हराया। माहौल हल्का करने के लिए स्टैन मजाक में कह देता है कि वो भी ब्लैक है, लेकिन ग्रुप को यह मजाक पसंद नहीं आता। उनके लीडर अपने लोगों को अटैक का आदेश देते हैं। फिर एक और फाइट छिड़ जाती है। स्टैन अपनी ताकत से सबको हरा देता है। गार्ड्स ये सब मजे से देखते हैं, लेकिन बीच में नहीं आते। इन इंसिडेंट्स के बाद स्टैन की रेप्यूटेशन बढ़ जाती है। इनमेट्स उसे बिग स्टैन कहने लगते हैं और जहां भी वो जाता है लोग रास्ता छोड़ देते हैं। युवा इनमेट रॉबी, जिसे स्टैन ने पहले बिग रेमंड से बचाया था, उसके पास आकर धन्यवाद कहता है, लेकिन स्टैन उसे टाल देता है और कहता है कि उसने ये सब अपने लिए किया। थोड़ी देर बाद वार्डन गास्क स्टैन को अपने ऑफिस में बुलाता है। गास्क बताता है कि स्टैन को इस जेल में भेजना कोई संयोग नहीं था। असल में गास्क इस प्रिजन की जमीन पर एक लग्जरी एस्टेट बनाना चाहता है और उसे एक रियल्टर के रूप में स्टैन की एक्सपर्टीज चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स में फ्लॉज खोजे जा सकें। बदले में गास्क वादा करता है कि अगर स्टैन मदद करेगा तो उसे सिर्फ 1 ईयर में रिहा कर देगा। ये सुनकर स्टैन दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन गास्क ये नहीं बताता कि वो कैदियों को हटाने का क्या प्लान बना रहा है। इस बीच जेल के सारे इनमेट ग्रुप्स एक साथ मिलकर स्टैन को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। एक दिन जब स्टैन शावर कर रहा होता है, पैटरसन उस पर हमला करता है। उसके हाथ में एक तलवार जैसी चीज होती है जो उसने टूथब्रश और रेजर ब्लेड को पिघलाकर बनाई होती है, लेकिन स्टैन तैयार था। वो अपने बनाए हुए सोप और शूलेस से बने ननचाकू निकालता है। अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वो पैटरसन को जल्दी ही हरा देता है। पैटरसन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अपनी पत्नी को मिस करते हुए स्टैन अपने लॉयर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या मिंडी ने उसे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, लेकिन उसे राहत मिलती है जब वो जानता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस उम्मीद के साथ स्टैन दोबारा वार्डन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है डी से, जो पहले एक वियतनामीज माफिया मेंबर था लेकिन अब एक पॉलिटिशियन बन चुका है। वो गास्क का पार्टनर है उस पूरे स्कीम में जिसमें जेल को बर्बाद करना शामिल है। काम करते समय स्टैन गास्क और डी की बातचीत सुन लेता है। वो इनमेट हिंसा भड़काना चाहते हैं ताकि गार्ड मजबूर होकर कुछ कैदियों को गोली मारे। ऐसा होने पर प्रिजन बोर्ड फैसिलिटी को बंद कर देगा और गास्क को जमीन मिल जाएगी अपने लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। स्टैन इस साजिश से हिल जाता है। उसे लगता है कि अब इन कैदियों को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो उससे नफरत ही क्यों न करते हों। स्टैन फैसला करता है कि अब वो लीडरशिप संभालेगा। वो सब कैदियों की मीटिंग बुलाता है और नए रूल्स तय करता है। सबसे पहले वो सभी वायलेंट वीडियो गेम्स और फिल्मों को बैन कर देता है। फिर वो सेक्सुअल असॉल्ट को पूरी तरह से मना करता है और चेतावनी देता है कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसे उसी से सीधा सामना करना होगा। शुरुआत में कैदी उसका विरोध करते हैं, लेकिन स्टैन उन्हें समझाता है कि वो चाहें तो आपसी सहमति से रिलेशनशिप बना सकते हैं। बात उन्हें अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो मान जाते हैं। लंच के वक्त रॉबी और कुछ अन्य इनमेट आकर स्टैन का धन्यवाद करते हैं असॉल्ट बैन करने के लिए। स्टैन इसे लीडरशिप का हिस्सा बताकर टाल देता है, लेकिन रॉबी समझ जाता है कि स्टैन दिल से उनकी भलाई चाहता है। यहाँ तक कि पहले सबसे खतरनाक माने जाने वाला बिग रेमंड भी अब एक सहमति वाले रिश्ते में अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है और वो दोनों अब स्टैन के बढ़ते हुए एलाई सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ही दिन बाद स्टैन को मिंडी की एक चिट्ठी मिलती है। उसमें उसने स्टैन की माफी स्वीकार करते हुए लिखा होता है कि वो उससे मिलने आएगी। यह पढ़कर स्टैन के दिल में फिर से उम्मीद जगती है। आने वाले दिनों में जेल का माहौल बदलने लगता है। झगड़े अब बातचीत से सुलझते हैं और कई कैदी स्टैन से सलाह लेने आते हैं। धीरे धीरे जेल में एक अजीब सी शांति और समझदारी का माहौल बनने लगता है। फिर एक दिन मिंडी सच में स्टैन से मिलने आती है। दोनों के बीच एक भावुक पल होता है, लेकिन ये मुलाकात ज्यादा देर नहीं चल पाती। तभी वार्डन गास्क गुस्से में स्टैन की सेल में घुसता है। वो स्टैन पर इल्जाम लगाता है कि
क्योंकि उसने इनमेट्स को बदलकर उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया है। गास्क उसे धमकी देता है, अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो डैंग उसे मार डालेगा। अगले दिन स्टैन अपने लॉयर से सलाह लेता है। वकील उसे सलाह देता है कि गास्क के साथ कोऑपरेट करे क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। हार मानकर स्टैन सभी कैदियों से कहता है कि अब उनकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उन्हें कहता है कि सब वापस पुराने रास्ते पर लौट जाएं। स्टैन के मना करते ही जेल में फिर से वायलेंस शुरू हो जाता है। सारी प्रोग्रेस पल भर में खत्म हो जाती है। रॉबी, जो हमेशा स्टैन का समर्थन करता था, कैफेटेरिया में उसे रोकता है, शायद कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन उसका खाना उठाकर फेंक देता है और उसे भगा देता है। यह सब देखकर लैरी, स्टैन का रूममेट, भी दुखी हो जाता है। जब लैरी जाने लगता है, स्टैन उसे रोकता है और सिर्फ इतना कहता है, नून बजे मेटल फेंस से दूर रहना। स्टैन के इस अजीब वार्निंग से लैरी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बाकी इनमेट्स को इन्फॉर्म करता है और सब मिलकर कुछ करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर वार्डन गास्क स्टैन की एक मीटिंग पैरोल बोर्ड के साथ फिक्स करता है ताकि उसे जल्दी रिलीज कराने का झांसा दिया जा सके। उसी समय गास्क प्रिजन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जेल का दौरा करवाता है। उसका प्लान साफ होता है, नून बजे फेंस के पास कैदियों के बीच झगड़ा कराना, जिससे गार्ड गोलियां चलाएं और सबके सामने केओस फैल जाए। इससे वो प्रिजन बंद करवाने का रीजन बना सके और अपनी प्रॉपर्टी स्कीम को आगे बढ़ा सके। जब तक स्टैन वहां पहुंचता है, सारे कैदी फेंस के पास इकट्ठा हो चुके होते हैं। सबके हाथों में हथियार होते हैं और माहौल बेहद टेंस होता है। गार्ड्स भी गोली चलाने को तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कैदी अचानक एक जोश भरे मैक्सिकन गाने पर कोऑर्डिनेटेड डांस करने लगते हैं। ये परफॉर्मेंस इतना अनोखा होता है कि सब दंग रह जाते हैं। बोर्ड के लोग हैरान हो जाते हैं और गास्क का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बिल्कुल बेकाबू होकर गास्क हवा में गोलियां चलाने लगता है। उसकी यह हरकत देखकर बोर्ड समझ जाता है कि गास्क मेंटली अनस्टेबल है। इससे पहले कि गास्क स्टैन पर हमला करता, मिंडी वहां पहुंचती है। वो बीच में आकर स्टैन को बचा लेती है और यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। मिंडी पिछले 6 मंथ से मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसने भी फाइटिंग स्किल्स सीख ली है। अपनी ताकत से वो गास्क को रोक लेती है। इसके बाद कहानी 3 इयर्स लेटर पहुंचती है। स्टैन अब अपनी सजा पूरी कर चुका है और जेल से रिहा होने वाला है। जेल से निकलते वक्त सभी कैदी उससे मिलने आते हैं। हर कोई उसकी इज्जत करता है, यहाँ तक कि पैटरसन, जो कभी उसका दुश्मन था, वो भी अपनी शर्ट उठाकर पेट पर बना स्टैन का टैटू दिखाता है। एक तरह का ट्रिब्यूट उस इंसान को जिसने जेल की दुनिया को बदल दिया। जेल के गेट के बाहर मिंडी और मास्टर उसकी राह देख रहे होते हैं। स्टैन जैसे ही बाहर आता है, मिंडी उसे एक छोटी बच्ची से मिलवाती है, उनकी 3 ईयर ओल्ड बेटी। स्टैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पल सिर्फ उसकी आजादी का नहीं, बल्कि एक नए जीवन, नए परिवार और नई उम्मीदों की शुरुआत का होता है। ये थी बिग स्टैन की कहानी। एक ऐसा सफर जहां एक मामूली रियल एस्टेट एजेंट खुद को जेल के खतरों से बचाने के लिए ताकतवर बनता है और फिर अपनी हिम्मत, अक्ल और इंसानियत से पूरी जेल को बदल कर रख देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया, और फिल्मी इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है फिल्मों के पीछे की सबसे सच्ची और गहरी कहानी। और याद रखिए, सब्र और हिम्मत से बड़ी कोई तलवार नहीं होती।